रेजोनेंस के अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्यों होता है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किसी मॉलिक्यूल को देख के अब हम ये बोल पाते हैं कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी हमने सीखा लास्ट के लेक्चर्स में। इस वाले लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम ये पता करें कि गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? जो भी रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, जो कि अगर हम बोले कि ये हमारा कंपाउंड है और ये जो लोग यहाँ पे दिए गए हैं, ये लोग आपस में कैसे रिलेशन में हैं? ये लोग रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिलेशन में हैं। तो गिवन रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये कमेंट करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन है। तो बेसिक रूप से कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है हमारा टॉपिक का नाम आज का। इस पे हम जो थ्योरी है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर करी थी, जिसको कि मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख के रखा है। इस जो हमारा ये रूल है बेसिक रूप से ऐसे हम बोल सकते हैं जो रूल्स है। तो ये जो रूल्स है ना, इसकी मदद से हम जो भी कंपाउंड यहाँ पे हम लेंगे, अभी बहुत सारा एग्ज़ाम्पल लेंगे इन कमिंग लेक्चर्स, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल ले लेके और उसको कंपेयर करने का ट्राई करेंगे और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा यार। तो देखो यार, शुरू करते हैं अपन इस वाले एग्जाम्पल के साथ। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ और साथ ही साथ रूल्स को भी पढ़ता हूँ। तो रूल क्या कह रहा है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल। सिंपल सी बात है कि जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है कि पाई बॉन्ड क्या होता है? तो यार जब जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। फिर से जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। तो बेसिक रूप से अगर मैं इसे सिग्मा बोल दूँ तो ये पाई हो जाएगा। यहाँ भी एक सिग्मा होगा, एक पाई हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा, एक पाई, राइट? तो जहाँ भी डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई हो जाता है। पाई बॉन्ड्स का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको मोटे-मोटे तौर पे कि डबल बॉन्ड है, उसको हम बोल देंगे वहाँ पे 1 पाई बॉन्ड होगा। तो हमें क्या करना है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे नंबर लिखना चाहिए था, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मतलब मोर स्टेबल। तो काउंट कर लेते हैं ना पाई बॉन्ड का। बॉन्ड का नंबर काउंट करना है, पाई बॉन्ड कहने का मतलब है। तो 1, 2 पे यहाँ पे 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे कितना है? जो हमारा दूसरा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 ही है। यहाँ पे कितना है? 1 ही है। यहाँ पे कितना है? 1 ही है। इट मीन्स व्हाट? सिंपल से हम देख रहे हैं कि इसमें 2 है और इन सब में 1, 1, 1, 1, 1 है। क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। तो सिंपल सी बात बोलेंगे ना हम यार कि 1 जो है ना, वो क्या है? 1 जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस क्या होता है कि सबसे पहले हमें कौन-सा रूल लगाना है, तो पहला रूल। अगर पहला रूल 2-3 लोगों के लिए सेम आ गया, ठीक है? तो हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर इस केस में हम देखें ना, 2, 3 और 4 जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके लिए फर्स्ट रूल जो है सेम आ रहा है कि एक ही तीनों में है। और अगर पहला रूल सेम आ गया, तब हम दूसरे रूल पे चलेंगे। प्रेसिडेंस पहले रूल का ज़्यादा है देन दूसरे रूल। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसका, मतलब हम बोल सकते हैं कि कौन-सा रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो ये रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये रूल तीनों में होल्ड सेम कर रहा है, तब हम दूसरे रूल को देखेंगे। तो दूसरे रूल के हिसाब से क्या कहता है कि लेस चार्जेस मोर स्टेबल। तो चार्ज काउंट कर लेते हैं सिंपल। 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है। इस पे 4 है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जो चार्ज है वो 4 है। यहाँ पे बोलेंगे 1 चार्ज है, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है। 4 4 चार्जेस है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पे नहीं लिखा है ना रूल में। पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमने कुछ नहीं लिखा है। हम बोलेंगे ठीक है, इसमें काउंट कर लो ना यार जल्दी-जल्दी। 1, 2, 3, 4, 4 चार्जेस है। मतलब चार्ज के बेसिस पे हम तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। हम 1 वाले को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? 1 वाला ऑलरेडी जीत चुका है। पहले रूल के हिसाब से ये जीत चुका है। अब हमें 3 में ही कंपेयर करके बताना है कि तुम तीनों में सबसे अच्छा कौन है? फिर उसको यहाँ लिखेंगे। फिर हम जो बचेगा उन दोनों में सबसे अच्छा कौन होगा, वो हम फिर ऐसे कर कंपेयर करेंगे। तो ये चीज़, ये तो जीत चुका है। ये ऑलरेडी जो है जो जो भी रूल्स है वो सैटिस्फाई करके ऑलरेडी इस रेस में सबसे जो फर्स्ट पोज़ीशन है वो ये पा चुका है। अब सेकंड पोज़ीशन के लिए लड़ाई हो रही है इन तीनों के अंदर। देखो यार, लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम्स मोर स्टेबल। तो इसमें हमें क्या करना है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को चेक करना है। तो जिसमें लिस्ट नंबर होगा, ठीक है, जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा एटम के अंदर, उसमें होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्टेट पहले क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि जो भी एटम है ना, जैसे कार्बन हो गया, तो इसके चारों तरफ में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो हमें काउंट करना है सिंपल। अगर अब मान लो कि कार्बन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और मान लेते हैं कि नाइट्रोजन में भी नहीं है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 ऐसे एटम यहाँ पे हमें मिल गए जिसमें कि जो ऑक्टेट था वो कंप्लीटेड नहीं था। ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है? अभी हम निकालेंगे। सिमिलरली मान लो कि यहाँ पे इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं कि ऑक्सीजन में नहीं है और कार्बन में नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जहाँ पे ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। जिसमें सबसे कम होगा
जिसमें सबसे कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन यार। तो जब भी हमें ऑक्टेट की बात हो ना, तो जो भी पॉज़िटिव चार्ज वाले लोग होंगे ना, उसको टारगेट करना चाहिए हमें कि पॉज़िटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, हो सकता है कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इसमें काउंट कर लेते हैं क्विकली। तो ये जो H2 लिखा हुआ है ना, उसको मैं ऐसे लिखूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिखूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, इस H को ना यहाँ से हमने हटा के यहाँ पे एक HH लगा दिया एंड इट इज़ फाइन, जस्ट स्ट्रक्चर में मैंने चेंज किया है। अब हम काउंट कर लेते हैं क्विकली कि सी के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया और ये बॉन्ड जब बनाया होता है तो इसके इसके मतलब हम काउंट कर लेते हैं कि हाँ, ये भी कार्बन का है और जब हाइड्रोजन काउंट करेगा ना, तो हाइड्रोजन काउंट कर लेगा ये भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट यहाँ पे पूरा किया है और कार्बन जो है वो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना यार। मतलब 1 तो हमें यहाँ पे मिल गया जिसमें ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। हम क्विकली n को देख लेते हैं, तो हम बोलेंगे n का 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। सिंपली एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, राइट? टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8। तो ये बंदा सैटिस्फाइड है, ये बंदा अच्छा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें ना यार कितना आया अपना 1, 1 क्या आया है? नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। अब हम बोलेंगे कि जहाँ-जहाँ में हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, वहाँ-वहाँ हम देख लेते हैं। इसको अगर हम देखने लग जाएँगे तो अगेन यहाँ पे देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इसमें भी हम बोलेंगे कि एक ही बंदा ऐसा है जहाँ की ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज दिखा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिखा तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दूँ तो फिर अगेन आपको दिक्कत नहीं होगी। लाइक एक सिंपल बॉन्ड चेंज किया मैंने, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, यहाँ पे रख दिया इसे। अब बोलेंगे कितना टोटल हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 6 हो गया। हम बोलेंगे कि 6 है मतलब 1 तो यहाँ भी आ जाएगा। एक यहाँ इसके पास भी एक ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें नाइट्रोजन को नहीं देखना क्या? देखो ना यार, देख सकते हो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 ऑलरेडी पूरा हो चुका है, नाइट्रोजन खुश है। तो कौन खुश नहीं है इसमें? कार्बन केवल खुश नहीं है। मतलब अब हम बोलेंगे कि क्या इसमें कंपैरिज़न किया जा सकता है? नंबर सेम है, कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब तीसरा रूल भी इन इन तीनों पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। हम चौथे रूल की तरफ चलते हैं। चौथा रूल कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। अगर नेगेटिव देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? वो एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 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 बहुत ज़्यादा ईगर रहता है कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले ले और उसके पास इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो जिसको इतना ज़्यादा नीड है ना, तो लोग बोलते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन उसी को ही दे दो। और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम बोलते हैं कि तुम स्टेबल हो गए, तुम्हें ज़रूरत थी, तुम्हें मिल गई इलेक्ट्रॉन, तुम स्टेबल रहो। तो सिंपल क्या करना है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम बोल देंगे कि तुम ज़्यादा खुश हो, तुम्हारे पास जो तुम जो एज़ अ मॉलिक्यूल, एज़ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ज़्यादा स्टेबल हो। एज़ सिंपल एज़ दैट, वेरी सिंपल चीज़ है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, वो उस पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मुझे कैसे मालूम? हमने जब शुरू किया था जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसी से शुरू किया ही था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक रूप से चलेगा, इनऑर्गेनिक में चलेगा। तो कहीं न कहीं हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मोटे-मोटे तौर पे थोड़ा-सा एक आइडिया होना ही चाहिए। मैंने पहले वीडियो में एक बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करी है, तो अगर आप नहीं देखे हो और आपको थोड़ा-सा नीड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने का, तो सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर एमिनेंट गाइड, जीओसी या इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएँगे, सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे और आप वहाँ से फंडामेंटल चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है यार, उसको हम छोड़ते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपको पता है कि ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा O है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर है तो O के ऊपर बैठना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों O के ऊपर बैठा है, बढ़िया बात है। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों O के ऊपर नहीं है, एक तो C के ऊपर आ गया। हम बोलेंगे अच्छी बात है, यहाँ भी मतलब इससे तो बेहतर हो गया विथ दिस रिस्पेक्ट टू दिस 4th रूल नंबर 4। यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये खुश नहीं है। हम ये बोलेगा कि ठीक है, मैं तो यार सेपरेट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि
कहीं न कहीं मेरे ऊपर मैं 2 आई मीन 2 ऑक्सीजन था और दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव-नेगेटिव चार्ज था। यहाँ तो पता नहीं नेगेटिव चार्ज कार्बन रख के रखा है, तो कार्बन जो है ये तो नाइट्रोजन से भी बेकार है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ में। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जो है वो कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है, तो ये टॉलरेट नहीं होगा, तो जिसके पास जो रहना चाहिए, जिसके पास जो चार्ज रहना चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके पास ये चार्ज होना चाहिए था नेगेटिव, ये इसके पास है, मतलब ये खुश है, ये ज़्यादा स्टेबल है देन दीज़ 2। तो ये चीज़ रूल नंबर 4 से हमने ये चीज़ निकाल लिया कि दूसरा जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन फर्स्ट वन। नाउ रूल नंबर 5 पे चलते हैं क्विकली। तो रूल नंबर 5 कहता है कि सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम लेस स्टेबल। वेरी सिंपल। सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज एडजेसेंट एटम पे होगा तो ये दोनों फिल्टर आउट हो चुका है, ये दोनों ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड आ चुका है रेस में। अब इन दोनों की बारी है कि थर्ड और फोर्थ कौन आने वाला है। तो हम बोल रहे हैं कि सेम चार्ज जो है ना, जो सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पे हो, सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पे हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम चार्ज नहीं है। राइट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे सेम चार्ज है एडजेसेंट एटम पे। और अगर सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल में जो बैठा है, तो इन दोनों के बगल बगल में कौन है, सी और नाइट्रोजन बगल बगल में है और इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कम स्टेबल होता है। एज सिंपल एज डेट। यहाँ पे रिपल्सन वगैरह होगा, रिपल्सन के कारण खुद ही ये चाहेगा कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, कुछ कुछ चेंज कर ले अपने आप को, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाता है ना कि हम बोल देते हैं कि सेम चार्ज अगर अगल बगल वालों पे है ना, तो फिर हम बोल देते हैं कि तुम ज़्यादा स्टेबल नहीं हो। जो जो अपोजिट चार्ज अगर अगल-बगल वाले के कंपैरिज़न में, तो हम बोल देंगे कि थर्ड वाला जो है वो थर्ड पोज़ीशन पे आया है रेस को, और फोर्थ वाला जो है वो फोर्थ पोज़ीशन पे आया है। तो ऐसे ही हम बहुत सारा क्वेश्चन अभी गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे, अगले लेक्चर्स में और भी क्वेश्चन्स अपन देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। देखो यार, मेरा मानना है कि जेईई, नीट या बोर्ड कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। थ्योरी जो है वो इतना ही सारा है, जो रूल्स है इतने ही सारे हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी समझदारी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमारा एग्ज़ाम में मार्क्स लाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? ठीक है यार, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है ना, तो इसे लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, राइट? तो ठीक है यार, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन पे हम कमेंट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे रीजनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।